और अभी आपको बताएंगे कौमी असम्बली का इजलास जारी है। इमरान खान इजहार ख्याल कर रहे हैं। लोगों की ग्रीवेंसेस, उनके कारोबार ख़त्म, दुकानें ख़त्म, तो वो ग्रीवेंसेस भी एड्रेस हो सकती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो एनॉमली थी आज़ादी के बाद, ये अब पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएंगे और पाकिस्तान के आहिस्ता आहिस्ता कानून अप्लाई करेंगे। मैं सिर्फ एक अलर्ट करना चाहता हूँ इस हाउस को कि इसमें डेंजर्स हैं। इसमें कोई ये ना समझे कि कोई आसान काम है। ये एक बड़ा पुराना सिस्टम चला आ रहा है उनका, और वो जब मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनेगा तो हमें ये याद रखना चाहिए कि जब दीर और स्वात पाकिस्तान का हिस्सा बने थे, तो जब पाकिस्तान के कानून वहाँ अप्लाई किए और जल्दी कर दिए, तो उसका नतीजा ये हुआ कि मैं आपको स्वात की, जब कमिश्नर वहाँ थे वो स्टेटिस्टिक्स दे रहे थे कि 1974 में जब पाकिस्तान का हिस्सा बने तो जो एनुअल मर्डर रेट थी वो 10 से कम थी। साल के कत्ल 10 से कम होते थे 1974 तक। तो 3 सालों में जब पाकिस्तान के कानून अप्लाई किए, क्योंकि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो वहां 10 से 700 पे पहुंच गया मर्डर रेट 3 सालों के अंदर। क्योंकि वो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उनके पास वकील नहीं थे, उनके पास जजेस नहीं थे। तो जो आम आदमी जब इंसाफ से दूर हुआ तो उसने फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो नफास शरीयत मूवमेंट शुरू हुई थी, बेसिकली वो वहां से शुरू हुई थी। लोग अपना पुराना सिस्टम चाहते थे। तो मैं ये वार्न करना चाहता हूं कि प्रॉब्लम आएगा ये कि कबायली इलाके के अंदर जब पाकिस्तान के जब कानून अप्लाई करेंगे तो हमें ये बड़ा फेज तरीके से करनी चाहिए। इसलिए करनी चाहिए कि उनके पास अभी वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। और हमने जो पख्तूनख्वा में एक सिस्टम शुरू किया है डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस, डिस्ट्रिक्ट थानों के अंदर जिरगा बैठता है, रिटायर्ड जजेस बैठते हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, वो बैठ के लोगों के मसले हल करते हैं। लोगों को वही मुफ्त इंसाफ मिलता है, फौरी इंसाफ मिलता है। ये डिमांड आएगी कबायली इलाके के लोगों से। वो भी वही अपना पुराना निज़ाम चाहते हैं कि उनको फौरी इंसाफ मिले और पैसा ना गरीब आदमी को खर्च करना पड़े। तो ये आपको एक नंबर 1 ये प्रॉब्लम आएगा। और मेरे ख्याल में ये फेज तरीके से इसको अब जो पाकिस्तान के कानून अप्लाई करने चाहिए। दूसरा, उनका एक पुराना लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है जो वहाँ अप्लाई करता है, वो बड़ा ज़बरदस्त उनका, यानी उनका हर गांव अपने फैसले करता है। जो जिरगा मीनिंग के उनके जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है वो पुराना एक उनका तौर तरीका है। तो वो लोकल गवर्नमेंट जो फैसला किया गया इस बिल में, उनके फौरी तौर पे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस करवा के और फिर उनको एम्पावर किया जाए, और ये जितनी भी रिहेबिलिटेशन है वो लोकल गवर्नमेंट्स के जरिए की जाए। यानी अब तक अभी तक अगर आप चाहें भी तो रिहेबिलिटेट करने के लिए इलाकों के, वहां कोई सिस्टम नहीं है। और वो बेहतरीन सिस्टम ये होगा कि उनका लोकल गवर्नमेंट जो लिखा भी हुआ है इस बिल के अंदर कि जल्दी से उनके इलेक्शंस करवा के और उनको फिर एम्पावर किया जाए, उनके जरिए डेवलपमेंट की जाए। तो ये आसान नहीं होगा, ये हमें प्रिपेयर होना चाहिए। जो लोग जो इसके मुखालिफ हैं वो एकदम पॉइंट करेंगे कि जी देखें ये गलत है, वो फलाना गलत है। लेकिन जो भी लोग आज इसको अपोज कर रहे हैं, उनके पास कोई आज ऑल्टरनेट सिस्टम नहीं है। पुराना सिस्टम, अब फिर से मैं रिपीट करता हूं, नहीं चल रहा। वो वैसे ही डीजेनरेट कर गया था। ये जो पॉलिटिकल एजेंट का सिस्टम है, करप्शन की इंतहा थी। कबायली इलाके के लोग सफर करते हैं, उनके ऊपर वो जो चीजें मेन लैंड में सस्ती हैं वहां महंगी बिकती हैं, और फिर स्मगलिंग के जरिए पैसा बनता है वहां। तो ये सारा जो एनॉमली थी, ये पहला स्टेप है कि पाकिस्तान एक बड़ा जबरदस्त कदम ले रहा है उसको दूर करने के लिए। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि यह आसान नहीं है, इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे। मेरे ख्याल में इसके लिए एक ऑन गोइंग एक कमेटी बैठनी चाहिए जो कि कॉन्स्टेंटली रिव्यू करे जिस तरह के प्रॉब्लम्स आए और उनके हल करे। लेकिन ये जो अल्टरनेट दे रहे हैं कि सूबा बनाया जाए इसका कबायली इलाके का, वो बिल्कुल अनफीजिबल है। पहले तो वो पहले ही एरिया बैकवर्ड है, 73% लोग पहले ही गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, और वजीरिस्तान से लेकर ऊपर बाजौड़ तक एक थिन स्ट्रिप का सूबा बने, ये बिल्कुल फीजिबल नहीं है। और मैं जो भी ये आइडिया दे रहा है मेरे ख्याल में वो उनको समझना चाहिए, प्रैक्टिकल नहीं है। मैं आखिर में सबको मुबारक देते हुए ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी यहाँ इस पार्लियामेंट के अंदर
काफ़ी तलखी रही है लेफ्ट हैंड साइड ट्रेजरी बेंचेस से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो भी और मेरी पार्टी ने स्टैंड लिया, हम हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, हम हैं पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स। हमारा प्राइमरी काम ये है कि पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। और जो हमारा स्टैंड था इसके ऊपर मैं दो चीज़ों को कहना चाहता हूँ। पहला, इलेक्शंस के ऊपर, जब सारी पार्टीज कह रही थी कि जो आज नवाज शरीफ कह रहे हैं कि जो जनाब इलेक्शंस बहुत बड़ी धरना साजिश थी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब सारी पार्टीज कह रही थी, 22 जमातों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई, तो क्या हम ये नहीं डिमांड, हम ये गलत डिमांड कर रहे थे कि 413 पिटिशन में से सिर्फ 4 पिटिशंस की सैंपलिंग करके उनकी ऑडिट करें, और ताकि आपको ये पता चल जाए कि इलेक्शन, अगला इलेक्शन ठीक हो 2018 का। इस पे क्या गलत बात की थी? नहीं, प्लीज नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक, प्लीज नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक, प्लीज। जी खान साहब, जी, मैं अब थोड़ा सा हौसला रखें और सुन लें बात, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्या वजह थी हमने एक धरना दिया। धरना इसलिए दिया था कि हम चाह रहे थे चारों में इन्वेस्टिगेशन हो। इस असेंबली में भी हमने पूछा, असेंबली में भी जब रिस्पॉन्स मिला, सुप्रीम कोर्ट गए, वहां रिस्पॉन्स नहीं मिला, इलेक्शन कमीशन से रिस्पॉन्स नहीं मिला। 1 साल कोशिश करने के बाद हमने धरना दिया, जो कि एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, एक पार्टी का राइट होता है। दूसरी चीज पैनामा आया। पैनामा जब आया, अंपायर होता है अल्लाह, नो क्रॉस टॉक, अल्लाह होता है अंपायर। अच्छा, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, मालिक यौमिद्दीन को अंपायर। अच्छा जी, दूसरा आया पैनामा का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब मनी लॉन्ड्रिंग का केस था और मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, तो क्या हमारा राइट नहीं था ये पूछने के लिए कि जनाब आप बताएं कि आपका पैसा किधर से आया, बाहर कैसे गया? इस पे कौन सी गलत काम किया था? प्लीज नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक। जी काइंडली एड्रेस द चेयर। एक हामिदुल अशरफ तशरीफ रखें। और मैं ये पूछना चाहता हूं, मेरा तो ज़मीर क्लियर है कि मैं अपने लोगों के इंटरेस्ट के लिए खड़ा हुआ। मैं सवाल ये पूछता हूं कि क्या जो लोग मनी लॉन्ड्रर को डिफेंड कर रहे थे, उनका ज़मीर ठीक था? उनका ज़मीर ठीक था कि आप एक आदमी को जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, क्या आपका ज़मीर ठीक था? प्लीज नो क्रॉस टॉक। साद साहब और साद रफीक साहब जरा समझाएंगे। और मैं प्लीज नहीं, कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं होगी इस वक्त। दानियाल साहब, इस वक्त अच्छे माहौल में बात हो रही, कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं होगी। हम फाटा पे तो बात करने देना, मैं फाटा के रेफरेंस से बात कर लीजिए। जी खान साहब, मैं अपने मेंबर से ये पूछना चाहता हूं, मैं अपने मेंबर से पूछना चाहता हूं कि क्या आपका ये ज़मीर इजाजत देता था कि एक आदमी एक मुल्क का पैसा एडमिट करे कि हमारे पैसे बाहर पड़े हैं? क्या उसको आप पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हो कि आपको पूछना नहीं चाहिए था कि पैसा किधर से और बाहर कैसे गया, बजाय इसके कि आप उसको डिफेंड करें? और यहां एक मेंबर ने बैठ के मुझे कहा था कि कोई शर्म हो, कोई हया हो, और आज मैं देख रहा हूं कि वो मेंबर यहां नहीं है। जी स्पीकर साहब, प्लीज तशरीफ रखें, तशरीफ रखिए जी, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, प्लीज तशरीफ रखें जनाब, तशरीफ रखें प्लीज। जी तशरीफ रखें। जी नहीं, वो फाटा के ऊपर बात कर रहे हैं, फाटा पे करके। जी प्लीज मखदूम साहब, फाटा के ऊपर चला। जी प्लीज तशरीफ रखें। जी हाँ सर। अच्छा जी, एक मिनट। स्पीकर साहब, मैं आज
میں آج ایک سن لے حوصلہ رکھے بات سنے گا. میں نے آج یہ کہنا تھا کہ میں صرف ایک منٹ پلیز سن لیں. میں یہ صرف کہنا چاہتا تھا کہ یہ ایز اے ڈیموکریٹ میرا رائٹ تھا کہ پبلک کے انٹرسٹ کے لیے میں کھڑا ہوں. ہمارا کام یہ ہے, سن لینا تھوڑا, ہمارا یہ رائٹ تھا کہ جب ہم سمجھیں کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, ہم اس کے رائٹ کے لیے کھڑے ہوں. ہمارا یہ رائٹ ہے کہ جب اس ملک میں منی لانڈرنگ ہو, ہم اس کے لیے کھڑے ہوں. مجھے افسوس یہ ہے کہ اس ہال کے اندر وہ لوگ ہیں جن کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ملک اس غریب عوام کا. ان کا صرف انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ کرپٹ لوگوں کو پروٹیکٹ کریں صرف اپنی ذات کے لیے. اس لیے مجھے یہ فخر ہے کہ ہم نے پوری سٹرگل کی اور ہم کامیاب ہوئے, اور ایک کرپٹ پرائم منسٹر منی لانڈرنگ کے اندر کنوکٹ ہوا. مجھے فخر ہے اس چیز کا. جی خواجہ سعد رفیق صاحب.